दोस्तों ये फिल्म था यादों की बारात और इसका शूट चल रहा था। शूटिंग ओरिजिनल रेलवे ट्रैक पर होनी थी और सीन चल रहा था जिसमें अजीत साहब का पैर जो है वो रेलवे ट्रैक में फंस जाता है और उधर से ट्रेन आती है। तो ये सीन चल रहा था। ट्रेन आने के पहले ही ये शूट शुरू हो गई थी। ट्रेन आने में टाइम था, कई बार रीटेक हुए थे, लेकिन उनका पैर फंस तो गया था लेकिन निकल नहीं रहा था और सामने से ट्रेन आ रही थी बहुत तेज से। सारे यूनिट के लोग इधर उधर हट गए डर के मारे और लोगों को ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हादसा हो जाएगा। ट्रेन बहुत तेज आ रही थी और अजीत साहब देख रहे थे कि मेरा पैर रेलवे ट्रैक पे फंस गया है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आगे बताता हूँ यादों की बारात का वो किस्सा। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं कुमार जीवन और आप देख रहे हैं कुमार जीवन चैनल। कुमार जीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम। दोस्तों अजीत साहब का असली नाम हामिद अली खान था और उनका जन्म हुआ था 27 जनवरी 1922 को और वो जगह थी हैदराबाद रियासत का गोलकुंडा। अजीत खान एक मुस्लिम परिवार से आते थे। इनके पिता बशीर अली खान हैदराबाद के निजाम की सेना में काम किया करते थे। अजीत की मां सुल्तान जन बेगम हाउसवाइफ थी। इनके छोटे भाई का नाम वाजिद खान था और अजीत साहब की 2 बहनें भी थी। अजीत की पढ़ाई हुई थी आंध्र प्रदेश के वरंगल जिले में सरकारी जूनियर कॉलेज से। अजीत को फुटबॉल खेलना बहुत ही पसंद आता था। अजीत की कदकाठी इतनी अच्छी थी कि उनके दोस्त कहते थे, या तुम इतने स्मार्ट दिखते हो, तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे हामिद को ऐसा लगा कि उनकी जगह तो फिल्मों में ही है। बस हामिद दिन रात फिल्मों के बारे में ही सोचने लगे। यूं कहिए कि हामिद मतलब अजीत खान को फिल्मोनिया लग गया और यही कारण था हामिद को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। अजीत के पिता पुराने वसूलों के इंसान थे। वो फिल्मों में काम करना बहुत ही बुरा मानते थे। अजीत के पिता को लगता था कि शरीफ लोग फिल्मों में काम नहीं किया करते। अजीत के पिता अजीत को डॉक्टर या वकील बनाना चाहते थे। एक दिन अजीत के टीचर ने अजीत से कह दिया, देखो हामिद, या तो तुम अपने पिता की तरह सेना में भर्ती हो जाओ या फिर फिल्मों में चले जाओ। पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। अजीत खान इस बात को अपने दिल पे ले लिए और फिल्मों में जाने के लिए अजीत हिम्मत भी जुटाने लग गए। अजीत को ऐसा लगता था कि अगर वो बॉम्बे जाएंगे तो जरूर वो कामयाब हो जाएंगे। अजीत साहब पढ़ाई में जरूर कमजोर थे, लेकिन उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। अरबी, हिंदी, तेलुगु और भी कई भाषाएं अजीत को आती थी। दोस्तों एक जरूरी बात तो बताना मैं भूल ही गया। जिस कॉलेज में अजीत पढ़ते थे उसी कॉलेज में पीवी नरसिम्हा राव भी पढ़ते थे, जो बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए। खैर अजीत की सोच अब गहरी होती जा रही थी। बॉम्बे जाने की भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों बॉम्बे जाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन पैसे तो थे नहीं अजीत के पास। बस अजीत ने ये फैसला कर लिया और अपने कॉलेज के किताबों को 113 रुपए में बेचकर बॉम्बे की ट्रेन पकड़ ली और इस तरह पहली बार बॉम्बे के धरती पर हामिद अली खान के पैर पड़ गए। जैसा औरों के साथ होता था, बॉम्बे जाने के बाद अजीत के साथ भी वैसा ही हुआ। अजीत निर्माताओं के ऑफिस के चक्कर लगाने लगे थे। सारा दिन काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगे थे, लेकिन दोस्तों कहीं कोई बात बनती नजर नहीं आई। अब धीरे धीरे अजीत के पास जो पैसे थे वो भी खत्म होने लगे थे। खाने से लेकर रहने तक की भी परेशानी होने लगी थी। उन दिनों मोहम्मद अली रोड पर बड़े बड़े पाइपों में लोग रहा करते थे और अजीत साहब मजबूर थे, उनको भी पाइपों में भी
रात गुजारनी पड़ी थी। लेकिन पाइपों में भी रहने का गुंडे लोग हफ्ता वसूली किया करते थे। एक बार कई गुंडे हफ्ता वसूली के लिए आए और अजीत से भी हफ्ता मांगा, तो अजीत हट्टे कट्टे थे ही। अजीत की उन गुंडों से लड़ाई हो गई और अजीत ने उन गुंडों को पिट पिटा के वहां से भगाया। फिर वहां के लोग अजीत को अपना मसीहा मानने लगे और उनको बहुत ही श्रद्धा और प्यार करने लगे। यहाँ तक कि कई लोग चाय पिलाया करते थे, तो कोई खाना देता था, तो कोई नाश्ता। फिर क्या था, अजीत साहब उन लोगों में मशहूर हो गए। कठिन संघर्ष के बाद 1945 ईस्वी में अजीत को पहला काम मिला और वो फिल्म थी कुरुक्षेत्र। इस फिल्म के हीरो थे के.एल. सहगल साहब। फिल्म कुरुक्षेत्र से अजीत की पहचान तो बनने लगी थी। अजीत के दमदार आवाज और कद काठी को देखकर कई निर्माताओं ने अजीत को मेन रोल मतलब हीरो बनाने का फैसला किया और अजीत को हीरो के रोल भी मिलने लगे। एक दिन अजीत की मुलाकात डायरेक्टर प्रफुल्ल राय से हुई। उन्होंने कई छोटे बजट के फिल्मों में अजीत को लीड रोल का काम दे दिया। मुफ्त हुए बदनाम किसी पे हाय दिल को लगा के, जीना हुआ इल्जाम किसी पे हाय दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम। नए अरमान लेके लुटे लुटे आते हैं लोग जहां में, कैसे दिल को लगाते हैं। नए अरमान लेके लुटे लुटे आते हैं लोग जहां में, कैसे दिल को लगाते हैं, दिल को लगाते हैं, अपना बनाते हैं। हम तो हैं फिर नादान, हम तो हैं फिर नादान, किसी से हाय दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम किसी पे हाय दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम। समझे ये साथ भेजा किसी का सुहाना गम, उसी को नजर से देखा तन्हा खड़े हैं हम। समझे ये साथ भेजा किसी का सुहाना गम, उसी को नजर से देखा तन्हा खड़े हैं हम, तन्हा खड़े हैं हम, तन्हा खड़े हैं हम। रास्ते में हो गई शाम, ओ रास्ते में हो गई शाम, किसी पे हाय दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम किसी से हाय दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम। नमस्कार नमस्कार। दोस्तों, उस वक्त अजीत को फिल्मों में काम करने का 3 रुपया या 5 रुपया मिला करता था, जो अजीत के लिए उस वक्त बहुत थे। उन्हीं दिनों अजीत की मुलाकात हुई निर्माता गोविंद राम सेठी से, और गोविंद राम सेठी ने अजीत के जीवन के सफलता के द्वार खोल दिए। अजीत को पहला बड़ा ब्रेक मिला और वो फिल्म थी
शाह-ए-मिस्र। साल था 1946। जब फिल्म पर्दे पे आई तो कास्टिंग में अजीत का नाम हामिद अली खान, काफी लंबा नाम था। प्रोड्यूसर के अमरनाथ ने कहा कि तुम अपना नाम छोटा क्यों नहीं कर लेते, और फिर महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट ने कहा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखकर ये लगता है कि तुम्हें कोई जीत नहीं सकता, उस हिसाब से तुम्हारा नाम अजीत होना चाहिए। हामिद को भी ये लगा कि शायद मेरे नाम बदलने से किस्मत भी बदल सकती है। शाह-ए-मिस्र फिल्म के बाद हामिद अली खान को अभिनेता के तौर पर स्वीकार लिया था। अब फिल्म स्क्रीन पर नाम लिखा हुआ आया अजीत। दोस्तों, अजीत को फिल्में तो बहुत सारी मिली, लेकिन अब तक वो ब्रेक नहीं मिला था जो अजीत को सुपरहिट फिल्म दे सके, और यही कारण था अजीत इस बात से दुखी भी रहने लगे। अजीत को हीरो की भूमिका तो मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे अजीत हीरो की भूमिका से भी उब गए और सहायक भूमिका में काम करना शुरू कर दिया। अजीत की खासियत थी अजीत का व्यक्तित्व और अजीत की आवाज। 15 फिल्मों में अजीत नलिनी जयवंत के साथ हीरो बने नजर आए थे। फिर आया साल 1950 और अजीत को मधुबाला के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म थी बेकसूर और डायरेक्टर थे के अमरनाथ। ये फिल्म इनकी हिट फिल्म साबित हुई। फिर 1952 में अजीत की हीरोइन बनी सुरैया। फिल्म का नाम था दास्तान और मोती महल, लेकिन कोई फिल्म सुपरहिट नहीं हो पाया था। ढोलक, नास्तिक, पतंगा, सरकार, सैया, तरंग, मोती महल और तीरंदाज ये फिल्में चल पड़ी थी। तो अजीत के एक्टिंग की इन फिल्मों में जबरदस्त तारीफ हुई थी। फिल्म नास्तिक का एक गीत था जिसको कवि प्रदीप ने लिखा है और वो गाना सुपरहिट रहा था। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होके नंगा। छल व कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अजीत साहब ये चाहते थे कि उनकी कोई एक फिल्म भी जुबली फिल्म साबित हो। राम के भक्त रहीम के बंदे, राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के बंदे। कितने ये मक्कार ये अंधे। और फिर उस वक्त अजीत को एक फिल्म मिली नया दौर। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इस फिल्म में अजीत साहब को उस जमाने के सुपरहिट कलाकार दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। कितना बदल गया इंसान। और फिल्म की हीरोइन थी बैजंती माला। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। फूट फूट पर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।
फिल्म आई थी 1957 में। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। नमस्ते। और 1960 में एक फिल्म आई थी मुगले आजम, जिसमें अजीत को दुर्जन सिंह का रोल मिला था। और ये फिल्म थी अजीत के जीवन का गोल्डन पीरियड। उस वक्त रंगीन फिल्मों का समय भी आ गया था। राजेंद्र कुमार यानी जुबली कुमार की एक फिल्म थी और इस फिल्म में अजीत को विलन का किरदार मिला था। पहली बार अजीत साहब विलन का रोल करने जा रहे थे और वो फिल्म थी सूरज, और वो साल था 1966। और ये फिल्म जो है अजीत साहब के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट ले आया था। मतलब वो हीरो से सहायक भूमिका में आए थे, अब वो विलन की भूमिका में रोल करने लगे थे। सूरज फिल्म सुपर हिट रही। अजीत को एज ए विलन दर्शकों ने खूब सराहा और अजीत बन गए विलन द लॉयन। लेकिन अजीत के प्रोड्यूसर बहुत ही चिंतित रहने लगे थे। उनका ये कहना था, कहां आप हीरो थे और एकदम से विलेन के किरदार को आपने अपना लिया। दर्शकों ने भी अजीत के ऊपर विलेन के किरदार का ठप्पा लगा दिया था। सूरज फिल्म में अजीत ने इतना दमदार एक्टिंग किया था कि उस जमाने के छोटे मोटे विलेन बेचारे बैठे के बैठे रह गए। अजीत के साथ के विलेन ये कहने लगे कि अब तो हमें कोई याद भी नहीं करेगा। ये कहते हुए अजीत के एक दोस्त थे, उन्होंने अजीत को गले लगा लिया। सूरज के बाद अजीत को यादों की बारात और फिर जंजीर जैसे फिल्में मिली और ये फिल्में सुपर हिट रही। अजीत के प्रसिद्ध डायलॉग थे मोना डार्लिंग, और ये डायलॉग बहुत ही प्रचलित हुआ था। इसके बाद कई फिल्में आईं, राजा और रंग, प्रिंस, आदमी और इंसान, जीवन मृत्यु, धरती, हीर रांझा, पतंगा, पराया धन, सुल्तान डाकू। इसके बाद 1973 में एक ऐसी फिल्म आई, उस फिल्म का नाम था जंजीर। इस फिल्म ने अजीत ने एक ऐसी विलेन की छवि बना दी थी अभी तक किसी ने नहीं देखा था। सफेद कपड़े पहनने वाला पहला विलेन। अजीत अपने इंटरव्यू में बताते हैं, ये किरदार मैंने एक ओरिजिनल इंसान से लिया है। अजीत साहब का कहना था, मैं ऐसा सोचता था सफेद बाल वाला अगर सफेद कपड़े पहन के रोवीले आवाज में बात करे तो तहलका मच जाएगा। अजीत ने बहुत ही मीठा बोलने वाला, दिल का कठोर विलेन की नींव रखी थी और फिर अजीत साहब यादगार बन गए। अजीत ने आगे भी इस किरदार को अपने में ढाले रखा। ऐसे कुछ डायलॉग अजीत ने बोले हैं जो अजीत के स्टाइल में ही अमर हो गए। फिल्म कालीचरण का डायलॉग हम कैसे भूल सकते हैं। इस डायलॉग के बाद ही लोग इन्हें लॉयन कहने लगे। मैं भला ऐसे देशद्रोही ग्रोह के बारे में क्या जानकारी रख सकता हूँ। बड़ी बड़ी बातें करनी तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती। बहुत बोलता है। विश हिम बेस्ट ऑफ लक। अजीत को अपने पैर को ट्रेन के पटरी के बीच फंसाना था और ट्रेन आने वाली थी। असली ट्रेन आने के पहले ये शूट हो रहा था। दोस्तों बता दे, ये फिल्म था यादों की बारात। में एक सीन है जिसमें अजीत साहब से मारपीट होती है और अजीत साहब इस फिल्म में एज ए विलेन काम किया था उन्होंने। तो ये शूट ओरिजिनल रेलवे ट्रैक पे होनी थी। ट्रेन आने के थोड़ी देर पहले से पूरा यूनिट वहां आ गया था और शूट चल रही थी। तो अजीत साहब को
दोनों पटरियों के बीच अपना पैर फंसाना था। लेकिन उस वक्त सचमुच अजीत साहब का पैर ट्रैक में फंस गया और सामने से ट्रेन आती जा रही थी। यूनिट के सारे लोग डर के मारे साइड में हो गए थे। ट्रेन और पास आती जा रही थी और पास आती जा रही थी। एकाएक ट्रेन ऊपर से गुजर गया और यूनिट के लोगों को ऐसा लगा कि अजीत साहब इस हादसे का शिकार हो गए। ट्रेन गुजरने के बाद यूनिट के लोग अजीत साहब के लाश के टुकड़े ढूंढ रहे थे। सबको ऐसा लग रहा था कि अजीत साहब अब नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। ट्रेन आने के कुछ ही सेकंड पहले अजीत का पैर निकल चुका था और अजीत साहब बिल्कुल सेफ थे। पैर निकलते ही अजीत साहब साइड में कूद पड़े थे और वहीं अजीत साहब छुप के ये नजारा देख रहे थे कि यूनिट के लोग देखें अब क्या करते हैं। लेकिन तभी अजीत एकदम से सामने आके यूनिट के सारे लोगों को चौंका दिया। अजीत अपने साथी कलाकारों के साथ खूब मस्ती मौज किया करते थे। एक बार की बात है कि रंजीत ने एक लड़की से अजीत को मिलवाया तो अजीत ने कहा, बरखुरदार फौरन इससे शादी कर लो। अजीत के पास इतना काम था कि अजीत को बिल्कुल ही फुर्सत नहीं मिला करती थी। जावेद अख्तर कहते हैं, अजीत को जंजीर फिल्म के बाद एक नई छवि मिली थी। अजीत का स्टाइल बिल्कुल एक किंग जैसा था। अजीत साहब एक ऐसे विलेन थे जिनके बातों से मिलत लगता था। डीएसपी साहब, कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। अजीत के पास हमेशा एक महिला सेक्रेटरी हुआ करती थी जिसका नाम हमेशा मोना हुआ करता था, मोना डार्लिंग। और अजीत का नाम फिल्मों में पीटर, माइकल, रॉबर्ट यही सब हुआ करता था। अजीत साहब के ऊपर काम का इतना बोझ था कि 3-3 शिफ्टों में अजीत साहब काम करने लगे थे और यही कारण था कि अजीत साहब को सिगरेट की भी लत लग गई थी। दोस्तों, उम्र हो गई थी 55 साल और शरीर अंदर से कमजोर होने लगा था। अजीत साहब को काम का इतना बोझ पड़ना भारी लग रहा था। अजीत साहब को बड़ा एक्टर होने का कभी कोई घमंड नहीं था। अजीत साहब को नए फिल्मों में काम करना भारी पड़ रहा था क्योंकि फिल्म के बाकी कलाकार स्टूडियो टाइम पे नहीं आते थे, जिस कारण अजीत साहब को घंटों इंतजार करना पड़ रहा था और ये बात उनको बुरा लगने लगा। दूसरे प्रोडक्शन की शिफ्ट भी यही कारण था कि खराब होने लगी थी। काम का प्रेशर अजीत साहब के ऊपर बहुत ही बढ़ गया था और फिर सिगरेट की लत भी। और यही कारण था दोस्तों, अजीत साहब को दिल की बीमारी हो गई और इलाज के लिए अजीत साहब अमेरिका भी गए और वहां अजीत को बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी। और उस वक्त अजीत साहब अपने करियर के उच्चतम ऊंचाई पर थे। ऑपरेशन के बाद अमेरिका से जब अजीत साहब भारत आए तो अजीत साहब ने फिल्मों में काम करने के लिए मना कर दिया और बंबई से वापस अपने शहर हैदराबाद आ गए। अब अजीत साहब को विलन के किरदार से भी मन ऊब सा गया था। अजीत कुछ अलग सा किरदार करना चाहते थे। अजीत ने पहली शादी एक ईसाई लड़की से करी थी और वो साल था 1951। लेकिन दोस्तों, ये शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। दूसरी शादी अजीत ने अपने माता पिता की मर्जी से की और इनके बेगम का नाम था शाहिदा अली और शाहिदा को 3 बच्चे हुए। शाहिदा एक बीमारी के कारण ज्यादा दिनों तक अजीत साहब के साथ नहीं रह पाई और उसने रुखसत ले ली। फिर अजीत साहब ने तीसरी शादी की सारा अली से। दोस्तों, सारा से इनकी लव मैरिज हुई थी। सारा के पिता का बंगला महबूब स्टूडियो को बिल्कुल सामने हुआ करता था। महबूब स्टूडियो में जब लाइट कट जाया करती थी तो अक्सर महबूब स्टूडियो के आर्टिस्ट सारा के पिता के बंगले में फोन करने के लिए जाया करते थे। कई बार अजीत भी फोन करने सारा के पिता के बंगले में गए थे। यहीं अजीत की मुलाकात सारा से होने लगी और मुलाकातें प्यार में बदल गई। जबकि सारा अजीत से 16 साल की छोटी थी।
लेकिन दोस्तों इश्क तो इश्क है। सारा के बंगले के बगल का बंगला जयंत खान यानी अमजद खान के पिता का था। जयंत खान ने सारा के पिता से अजीत के लिए बात की और फिर अजीत की शादी सारा से कर दी गई। सारा से अजीत के 2 बेटे हुए। अजीत के पहले से 3 बेटे थे, 2 बेटे और हुए, मतलब अजीत के 5 बेटे कुल हुए। अजीत के 5 बेटे के नाम हैं शहजाद खान, जाहिर अली खान, शाहिद अली खान, आबिद अली खान, अरबाज अली खान। शहबाज खान ये बताते हैं अजीत साहब ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ ही गुजारा करते थे। उन्होंने कभी किसी निर्माता को पैसे के लिए तंग नहीं किया। अजीत साहब की आदत थी कि वो पैसा हमेशा कैश रखते थे। अजीत साहब एक दिन में 2 पैकेट डन ही सिगरेट पी जाया करते थे। शहजाद खान को भी फिल्मों में काम करने का शौक था, लेकिन अपने पिता से ये बात कहने से वो डरते थे। एक दिन देवानंद ने शहजाद खान को अपने पिता की नकल करते हुए स्टूडियो में एक तरफ देख लिया था। शहजाद बचपन में जब स्कूल में थे तभी वो अपने पिता के फिल्म देखने जाया करते थे। वैसे अजीत साहब चाहते थे कि उनका कोई भी बच्चा फिल्म में काम नहीं करे। एक दिन शहजाद को ये पता चला कि नासिर हुसैन एक फिल्म बना रहे हैं कयामत से कयामत तक, और नासिर साहब को जब ये पता चला कि शहबाज अजीत के बेटे हैं तो नासिर साहब ने कहा तुम मेरे फिल्म में काम करो। और अजीत साहब को जब ये पता चला कि शहबाज फिल्मों में काम कर रहा है और वो भी अजीत साहब की नकल कर रहा है तो अजीत साहब नाराज हो गए। उन्होंने कहा बेटे अपना खुद स्टाइल बनाओ, किसी की नकल मत किया करो। बहरहाल अजीत हैदराबाद में आके बहुत खुश थे अपने परिवार के साथ। अजीत को याद आती थी शूटिंग के वो पुराने दिन। अजीत को सपने में भी शूटिंग के वो पल दिखाई देने लगे थे। अजीत साहब की आखिरी फिल्म थी गैंगस्टर। अजीत इस बात से बहुत खुश थे कि 8 साल बाद भी लोग दर्शक उनको उतना ही चाहते हैं जितना पहले चाहते थे। अजीत साहब को उतना ही प्यार मिला और उतना ही सम्मान मिला जो पहले लोग दिया करते थे। लेकिन दोस्तों शरीर बूढ़ा हो चला था और काम का बोझ बहुत ज्यादा। फिर आया वो दिन वो साल 21 अक्टूबर 1998। हैदराबाद में ही अजीत साहब को दिल का दौरा पड़ा और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। देहांत के वक्त उनकी पत्नी उनके पास थी। दोस्तों इंडियन सिनेमा का लायन हमेशा के लिए खामोश हो गया।